हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के भौतिक विशेषताओं के बारे में। भौतिक विशेषताएं जैसे कि नगर नियोजन हो गया, समुन्नत जल निकास प्रणाली हो गई, उसके अलावा बांट एवं तौल में, माप एवं तौल में समरूपता हो गई। तो बहुत सी ऐसी भौतिक विशेषताएं थी जिनकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता काफी महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनके महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। ठीक, तो यहां हम बात करते हैं नगर नियोजन के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली जो है उसकी भौतिक विशेषताओं में सबसे ज्यादा विशेष था नगर नियोजन, यानी कि टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग बेसिकली जो नगर था वह पूरा किस पर आधारित था? जाल पद्धति पर आधारित था। यानी कि पूरा का पूरा नगर इस हिसाब से बसा हुआ था, ऐसे लगता था जैसे कि कोई एक जाल जैसी संरचना जो है वो जमीन पर बिछी हुई है। ठीक है, तो पूरा जो नगर नियोजन सिस्टम है, व्यवस्था है, वह पूरी कौन सी पद्धति पर आधारित है? जाल पद्धति पर आधारित है। और इसको ग्रिड पैटर्न भी बोला जाता है, इसको ग्रिड पैटर्न भी बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था जो थी वह जाल पद्धति पर आधारित थी। उसके साथ नगर अवशेष में पूर्व एवं पश्चिम में दो टीले मिले हैं। इसके पहले हमने इस चीज पर बात की कि नगर में पूरब और पश्चिम में दो टीले मिले हैं और उन टीलों में एक टीला आपका जो है जिसे दुर्ग बोला गया और दूसरा हिस्सा जो है उसे क्या बोला गया? उसे निचला शहर बोला गया या लोअर टाउन बोला गया। ठीक है, तो जाल पद्धति पर आधारित संरचना है नगर नियोजन में। और दूसरा क्या है कि जो नगर है वह दो भागों में विभाजित है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। जो आपका पश्चिमी भाग है वो दुर्ग है और जो पूर्वी भाग है वह निचला शहर है। ठीक है, तो पूर्वी भाग जो है वो नगर आवास क्षेत्र, निचला शहर है, और जो पश्चिमी भाग है उसे क्या कहा गया? उसे गढ़ी कहा गया, दुर्ग कहा गया। नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। तो जितने भी नगर बनाए गए थे, जितने भी टाउन्स थे, इन सारे टाउन्स के चारों ओर क्या थी दोस्तों? इन नगरों के चारों ओर किलेबंदी करी गई थी, यानी कि इनका फोर्टिफिकेशन किया गया था। तो किलेबंदी करने के पीछे क्या कारण रहा होगा? किलेबंदी के पीछे करने के पीछे जो मूलतः कारण रहा कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जो बाहरी खतरे हैं, बाह्य खतरे हैं, उनसे क्या किया जाए? बचा जाए। दुश्मनों से नगर के लोगों की सुरक्षा के लिए बेसिकली इन शहरों और इन नगरों की क्या की गई थी? किलेबंदी की गई थी, उनका फोर्टिफिकेशन किया गया था। उसके आगे देखें तो सड़कें एवं गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित थी। तो सड़कों एवं गलियों को एक निर्धारित योजना के आधार पर बनाया गया था। सड़कें प्रायः क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती नजर आती थी। यानी कि एक सड़क अगर इधर से आ रही है तो वो इधर की तरफ टर्न होती थी, अगर इधर से आ रही तो इधर की तरफ टर्न होती थी। यानी कि सड़कें एक दूसरे को कौन से एंगल पे कट कर रही हैं? 90 डिग्री एंगल पर कट कर रही हैं, यानी कि राइट एंगल पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। ठीक है, तो उनको एक निर्धारित योजना के आधार पर बनाया गया। उसके साथ मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बनाए गए थे। शहर के जितने भी मुख्य मार्ग थे, जो मेन रूट्स थे, उन मेन रूट्स का निर्माण जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर किया गया था। अगर सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों में, ठीक है, नगरों में जो मुख्य मार्ग हैं, जो मेन रूट्स हैं, उनका निर्माण कौन सी डायरेक्शन में हुआ था? तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उनका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो इतनी चीजें हैं नगर नियोजन में। कौन सा? पहला ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, जाल पद्धति पर आधारित है। दूसरा यह मिलता है कि शहर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट आपका कौन सा है? पूर्वी टीला है, जिसे निचला शहर या आम शहर कहते हैं। और दूसरा पार्ट आपका कौन सा है? दूसरा पार्ट आपका पश्चिमी
क्षेत्र है जो कि दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता है। उसके आगे देखें दोस्तों तो नगरों के चारों ओर क्या की गई, किलेबंदी की गई। किलेबंदी करने के पीछे कारण क्या था कि बाहरी खतरों से शहर की क्या करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना। सड़कें गलियां निर्धारित योजना पर आधारित हैं और मुख्य मार्ग जो है वो उत्तर से और किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, आगे देखते हैं। सड़कें एक दूसरे को कौन से कोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। कितने पे काटती हैं, समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। और नगर की प्रमुख सड़क या प्रथम सड़क जो होती थी, ठीक है, जो नगर की प्रमुख सड़क होती थी उसे क्या बोला जाता था, नगर की प्रथम सड़क बोला जाता था। ठीक है, और सड़कें किसकी बनी थी दोस्तों, सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने यहां पर देखी। आगे बात करते हैं जल निकास प्रणाली के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, उसकी जो सबसे विशिष्ट विशेषता मानी जाती है, उसकी जल निकास प्रणाली यानी कि समुन्नत जल निकास प्रणाली जो है मानी जाती है। तो जल निकास प्रणाली की बात करें तो जो नालियां निर्मित हुई थी उन नालियों का निर्माण बेसिकली ईंटों और मोर्टार के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो ईंटों का जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था वह ईंटें जो हैं वो आग में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आग में पकाई ईंटों का इस्तेमाल जो है इस सभ्यता में नालियों के निर्माण में किया गया, ड्रेन्स के निर्माण में किया गया। ठीक है, तो बेक्ड ब्रिक्स का बेसिकली इस्तेमाल किया गया था जो आग में पकाई गई थी। और जोड़ने के लिए इन ईंटों की चुनाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। नालियां ईंटों पर या पत्थरों से ढकी होती थी। तो जितनी भी नालियां बनाई गई, जैसे अगर ये नाली है तो इस नाली को क्या किया गया था, ढका गया था। और इन नालियों को जिस स्लैब से ढका गया था, यह जो स्लैब हैं यह बेसिकली किसके बने होते थे, या तो ये ब्रिक्स के बने होते थे या स्टोन्स के बने होते थे। ठीक है, और इन स्लैब्स के ऊपर एक सोकपिट बनाया जाता था, जिस सोकपिट का काम होता था कि जो पानी है, जो जल है, उसमें जो भी कचरा है, जो गार्बेज है, उस गार्बेज को ऊपर रोक लेना और बाकी पानी को नाली में जो है छोड़ देना, जिसकी वजह से क्या है, नालियां जो हैं वो ब्लॉक ना हो, नालियां ब्लॉक ना हो। तो इस तरह से ढकी हुई नालियों का निर्माण बेसिकली जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। और इन स्लैब्स के ऊपर क्या बनाए गए थे, सोकपिट्स बनाए गए थे। ठीक है, जो कि जो नाली में जाने वाला पानी है उस पानी में जो कचरा है उस कचरे को क्या कर सके, रोक सके। ठीक है, तो ये जल निकास प्रणाली जो है इसकी विशिष्ट विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसे देखने को मिलती है। ईंटों का प्रयोग, अगर ईंटों के प्रयोग की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर नगर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करता था। यहां पर पकाई ईंटों का इस्तेमाल करने से क्या तात्पर्य है, पकाई ईंटों का इस्तेमाल करने, पकाई ईंटों से मतलब यह है कि यह वो ईंटें थी जिन्हें आग में पकाया गया था। कच्ची ईंटों से क्या मतलब है, कच्ची ईंटों से मतलब यह है कि यह ईंटें धूप में पकाई गई थी। यह ईंटें कहां पकाई गई थी, धूप में पकाई गई थी। तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और उसके अलावा अन्य प्रमुख नगर जितने हैं वहां पर आग में पकाई ईंटों का इस्तेमाल मिल रहा है। और रंगपुर और कालीबंगा में धूप में पकाई ईंटों का यानी कि कच्ची ईंटों का इस्तेमाल मिलता है। ईंटों की विशेषता क्या थी कि ईंटों को एक निश्चित अनुपात में बनाया गया था और यह अनुपात आपका था 4:2:1। ईंटों को निश्चित अनुपात में बनाया गया था, वो अनुपात कितना था, 4:2:1 था। अधिकांशतः ईंटों का आकार कैसा था, आयताकार था, यानी कि ज्यादातर ईंटें जो हैं वो कौन से शेप में थी, आयताकार शेप में थी, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में थी। कौन से शेप में थी, रेक्टेंगुलर शेप में थी। ठीक है, तो ये चीजें हमने ईंटों के बारे में देखा कि नगर नियोजन में बेसिकली किस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल होता था। दीवार की फर्श के कोने के या किनारे बनाने के लिए एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो जो घर बनाए जाते थे उन घरों के किनारों को यानी कि इन कोनों को, कॉर्नर्स को बेसिकली बनाने के लिए, ठीक है, किस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, एल प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल
हो रहा है। तो ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, इस तरीके के कॉर्नर बनाने के लिए, ठीक है, एल शेप ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है इस सभ्यता में किया जाता था, ठीक है। और स्नानागार के फर्श बनाने के लिए जलरोधी ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। तो स्नानागार यानी कि जो वॉशरूम है, वॉशरूम की जो फर्श बनाई जाती थी, उन फर्श को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल होता था वह जलरोधी ईंटें होती थी, यानी कि वो वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेती थी, जैसे कि स्पंज पानी को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। भवन निर्माण की बात करें तो भवन निर्माण बेसिकली 3 भागों में विभाजित था। एक आवासीय भवन था, एक विशाल भवन था, एक सार्वजनिक भवन था। आवासीय भवन क्या था? आवासीय भवन में परिवार और सदस्य परिवार के वो सारे लोग मिलकर के एक साथ रहते थे। विशाल भवन की बात करें तो विशाल भवन बेसिकली जो है, ठीक है, वो सोसाइटी की जो कुलीन वर्ग है, सोसाइटी का जो इलीट क्लास है, उस सोसाइटी की इलीट क्लास के लिए बना होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो सार्वजनिक भवन है, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, इन पब्लिक प्लेसेस पर जब भी कोई भी स्पेशल फेस्टिवल, विशेष त्योहार या कोई रिचुअल या रीति रिवाज मनाया जाता होगा, तो उस टाइम पीरियड पर सार्वजनिक भवन में लोग इकट्ठा होते होंगे। तो जितने भी भवनों का निर्माण हुआ, 3 भवन इसमें स्पेशल थे। एक आवासीय भवन था जहां पर लोग अपने परिवारों के साथ रहते थे। दूसरा जो है विशाल भवन था जहां पर समाज का एलीट क्लास रहता था। और एक तीसरा था जिसे बोला गया सार्वजनिक भवन, यानी कि जब भी कोई सभ्यता में स्पेशल फेस्टिवल या फिर रिचुअल होता था तो उसको परफॉर्म करने के लिए सार्वजनिक भवन का इस्तेमाल किया जाता था। प्रत्येक भवन में एक आंगन होता था, रसोई घर होती थी और एक स्नानागार होता था। तो प्रत्येक हर एक घर मिले, तो जितने भी घर थे, मान लीजिए एक घर है, इस घर का ये एंट्री गेटवे है और एंट्री गेटवे के बाद में एक कमरा इस तरीके से बनाया जाता था और फिर उसके बीच में एक आंगन मिलता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, ठीक है, आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे और एक किचन जो है होता था और एक होता था वॉशरूम। जो बाथरूम होता था वो बेसिकली मुख्य गली से जुड़ा हुआ होता था। बाथरूम बेसिकली मुख्य गली से जुड़ा होता था और इस बाथरूम में कुओं का निर्माण किया जाता था। तो कुएं बेसिकली इस तरीके से बनाए जाते थे कि इसका आधा हिस्सा जो है, आधा हिस्सा कुएं का वो घर के अंदर होता था और कुएं का आधा हिस्सा घर के बाहर होता था। यानी कि रास्ते से गुजरता हुआ अगर कोई व्यक्ति है, उसे प्यास लगती है, तो वह इस कुएं से पानी लेकर क्या कर सकता था? पी सकता था। और ये जो वॉशरूम होता था, इसकी जो नाली होती थी वो सड़क की मुख्य नाली से क्या होती थी? जुड़ी होती थी। सर्दियों और गर्मियों के सीजन में आंगन का इस्तेमाल बेसिकली लोगों के बैठने के लिए, ठीक है, कताई बुनाई करने के लिए, इन सब चीजों के इस्तेमाल के लिए आंगन का प्रयोग किया जाता था। तो आंगन, रसोई घर, स्नानागार, ये बेसिक चीजें हैं जो हर एक घर में मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो अगर ये घर है, ठीक है, और ये एक मुख्य सड़क है, तो इसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर किधर खुलेगा? अंदर गली की तरफ खुलेगा। तो मुख्य सड़क पर घरों के दरवाजे नहीं होते थे, बल्कि पीछे की ओर घरों के दरवाजे बनाए गए थे। उसके आगे राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी जो है इस सभ्यता से नहीं मिलती है। सिंधु प्रदेश के लोगों का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, जिसमें धर्म की महत्ता थी, ऐसा व्हीलर साहब का कहना है। तो मार्टिन व्हीलर का कहना है कि सिंधु प्रदेश के लोगों का जो शासन था वह मध्यम जनतंत्रात्मक शासन था, जिसमें किसको इंपॉर्टेंस दी गई थी? धर्म को इंपॉर्टेंस दी गई थी। वहीं सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, ऐसा स्टुअर्ट पिगट कहते हैं। तो स्टुअर्ट पिगट के हिसाब से कि सिंध प्रदेश के शासन पर किसका अधिकार था? पुरोहित वर्ग का अधिकार था। और हंटर का मानना है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के कैसा था? जनतंत्रात्मक था। तो अकॉर्डिंग टू हंटर, मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक नहीं थी, बल्कि कैसी थी? जनतंत्रात्मक थी, ठीक है। और उसके साथ मैके का कहना है कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था।
ठीक है। तो मार्टिन व्हीलर के हिसाब से सिंधु प्रदेश के लोग जो हैं वो मध्यम जनतंत्रात्मक समाज है, ठीक है, उनका शासन है और धर्म को महत्ता दी गई है। स्टुअर्ट पिगट के अकॉर्डिंग क्या है, स्टुअर्ट पिगट के अकॉर्डिंग है कि सिंध प्रदेश के लोग पर जो है शासन किसका था, पुरोहित वर्ग का शासन था। उसके साथ हंटर का बोलना है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक नहीं था बल्कि क्या था, जनतंत्रात्मक था। और मैके का कहना है कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। ठीक है, तो ये चीजें इसकी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताती हैं। इसमें जहां पर हिस्टोरियंस के अपने अलग अलग व्यूज हैं जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अपनी बातें रखी हैं। ओके, सामाजिक व्यवस्था, सोशल लाइफ कैसी थी? समाज की परंपरागत इकाई क्या थी? परिवार थी। समाज की परंपरागत इकाई परिवार थी। परिवार क्या है? परिवार कुल मिलाकर के एक ऐसी संस्था है, फैमिली इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, जहां पर जो सभी सदस्य हैं घर के वो एक साथ रहते हैं, उनमें सहभोजिता देखी जाती है। सभी जो घर के संसाधन हैं उन संसाधनों का सभी लोग मिल बांट कर उपभोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो इस समाज की भी परंपरागत इकाई क्या थी? परिवार थी। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि मैट्रियार्की सोसाइटी थी। अब मैट्रिलिनी सोसाइटी क्या है? तो मैट्रिलिनी सोसाइटी वह समाज है जहां पर माताओं अथवा महिलाओं का प्रभुत्व होता है, महिलाओं का डोमिनेंस होता है। और समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, शिल्पी वर्ग, जुलाहा, श्रमिक में विभाजित था। समाज अनेक वर्गों में भी विभाजित किया गया था। तो जो पुरोहित वर्ग था वो अनुष्ठान वगैरह के कार्यकर्ता होगा, ठीक है। व्यापारी वर्ग ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार में तल्लीन होगा। अधिकारी वर्ग जो है वो प्रशासन व्यवस्था देखता होगा। जो शिल्पी वर्ग है वो जो है क्राफ्टिंग करता होगा, ठीक है, नेकलेस बनाना, ज्वेलरी बनाना, ठीक है। तो वो सारे काम किसके होंगे? शिल्पी के होंगे। श्रमिक जो होंगे, लेबर क्लास जो होगा वो खेतों में काम करता होगा। तो इस तरीके से समाज को अनेक अनेक वर्गों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। इस सभ्यता के लोग कैसे थे? शांति प्रिय लोग थे। इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे बल्कि कैसे थे? शांति प्रिय थे। अब इस बात का पता कैसे चलता है कि इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे? क्योंकि पुरातात्विक खोजों में कहीं भी इस सभ्यता में हथियारों की उपलब्धता नहीं पाई जाती है। तो हथियारों का ना मिलना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि इस सभ्यता के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का सेवन होता था, क्योंकि मछलियों की मिली हड्डियों से यह बात प्रमाणित होती है कि इस सभ्यता के लोग शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी थे। महिलाएं आभूषणों का प्रयोग करती थी। महिलाएं आभूषणों का प्रयोग कैसे करती थी? क्योंकि कुछ बरियल्स ऐसे मिले हैं, कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन कब्रों में महिलाओं को दफनाया गया था और उनके साथ में विशेष आभूषणों को भी रखा गया था, जैसे तांबे का दर्पण हो गया, नेकलेस हो गया, इस तरीके की चीजें। यानी कि इस सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं बर्थ और रीबर्थ में क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो महिलाएं आभूषण पहनती थी। और एक ऐसा स्कल्पचर भी मिला है जिस स्कल्पचर में क्या है? देयर इज अ लेडी, एक महिला है और उस महिला ने बहुत सारी क्या पहन रखी है? ज्वेलरी पहन रखी है, ठीक है। तो इस ज्वेलरी पहनने के बेसिस पे आइडिया लगाया जाता है कि इस समाज की जो महिलाएं हैं वो आभूषणों का प्रयोग करती रही होंगी। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, डाइस खेलते थे, नृत्य, नाचना, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई, ये सारे प्रमुख साधन थे फॉर द एंटरटेनमेंट। आगे देखते हैं, शवाधान प्रणाली यानी कि बरियल प्रणाली क्या थी? तो पूर्ण समाधिकरण मिलता था, आंशिक समाधिकरण था और दाह संस्कार था, ठीक है। तो तीन तरीके से जो है वो शवाधान प्रणाली इस समाज में एग्जिस्ट कर रहे थे। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में मातृ देवी यानी कि गॉडेस की भी, देवियों की भी पूजा होती थी और पुरुष देवता यानी कि मेल डाइटी जो हैं उनकी भी पूजा होती थी, जिन्हें क्या बोला गया? पशुपति नाथ बोला गया। लिंग योनि की पूजा हो रही है, वृक्ष प्रतीक की पूजा हो रही है, पशु की पूजा होती थी, जल की पूजा होती थी। इन सब चीजों की पूजा जो है धार्मिक जीवन में ये लोग करते थे। मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिसे क्या बोला गया है?
पशुपति शिव बोला गया है। अब ये पशुपति शिव में क्या है उस सील में कि 3 मुख वाला एक पुरुष जो है वो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो जो सील मिली है उस सील में एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जो व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा है, मेडिटेशन फॉर्म में बैठा हुआ है, और उसके कितने मुख हैं? 3 मुख हैं। सिर पर 3 सींग भी लगे हुए हैं, 3 सींग वाला एक थ्रोन, एक मुकुट पहना हुआ है। बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा है। उसके बाईं ओर कौन है? उसके बाईं ओर गैंडा है, राइनो है एंड बफेलो है, भैंसा है, और दाईं ओर एक हाथी है, व्याघ्र है और हिरण है। उसके साथ साथ में तो ये चीजें यहां पर हैं। तो यानी कि इस व्यक्ति के चारों ओर पशुओं से घिरे होने के कारण इसे क्या बोला गया? पशुपति शिव बोला गया। और इसके साथ साथ हिस्टोरियन इन्हें एक और नाम देते हैं, जिन्हें प्रोटो शिवा या आद्य शिवा भी बोला गया है। ठीक है। उसके साथ अगर मातृ देवी की बात करें तो उर्वरता की देवी की पूजा होती थी। अब उर्वरता की देवी की पूजा कैसे होती थी कि इस सभ्यता से एक सील मिली है, जिस सील में एक लेडी की सील है, और उस लेडी का जो स्टमक है, उसका जो गर्भ है, ठीक है, वहां से एक प्लांट निकलता दिख रहा है, एक पौधा निकलता दिख रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि यह उर्वरता की देवी रही होंगी, मदर ऑफ फर्टिलिटी रही होंगी। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा स्वास्तिक चिन्ह, चक्र और क्रॉस के साक्ष्य भी यहां से उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा कुछ एमुलेट्स यानी कि ताबीजें भी मिली हैं। तो ताबीजों का मिलना, ठीक है, स्वास्तिक चक्र, इन सब चीजों का मिलना इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सभ्यता के लोगों का अंधविश्वास में भी भरोसा रहा होगा। इसके आगे देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन का मुख्य स्रोत लाइवलीहुड का क्या था? आजीविका का कृषि था, जहां 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें चावल गुजरात एवं राजस्थान में, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, और इसके साथ साथ मटर, राई, तिल, इस तरीके की फसलों का उत्पादन किया जाता था। फावड़ा या फाल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था में हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा में हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि खेतों की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता होगा? खेतों की जुताई करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता होगा। और उसके साथ साथ टेराकोटा से बना हुआ एक हल का भी साक्ष्य मिला हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में अनाज को अन्नागारों में संग्रहित किया जाता था। उन जो फूड ग्रेन्स थे, जो अन्न था, उसको ग्रेनरी में स्टोर करते थे, और किसानों से राजस्व के रूप में क्या लिया जाता था? अनाज लिया जाता था। सर्वप्रथम कपास उत्पादित करने वाला श्रेय जो है किसको जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किसको जाएगा? सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। शिल्प एवं तकनीक की बात करें तो शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त किया जाता था, और राजस्थान में भी एक तरीके की सभ्यता संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति बोला गया। जिसे क्या बोला गया? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति बोला गया, जहां पर तांबे के, राजस्थान के खेतड़ी से तांबे के अथाह संपदा जो है वो मिली है। टिन, सोना, चांदी अफगानिस्तान से लाया जाता था। तांबा रत्न दक्षिण भारत से लाया जाता था। कुम्हार के चाक का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं है, किंतु हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियों और उसके साथ साथ में ज्यामितीय आकृतियों को भी क्या किया गया था? उकेरा गया था। ज्यामितीय आकृतियों को भी क्या किया गया था? उकेरा गया था। ठीक है। लिपि, तो लिपि जो थी इस सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि थी, यानी कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। लिखावट जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखावट की गई थी। तो पूरी जो लिपि है वो इस तरीके से, ठीक है, दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी। अब इस बात का पता कैसे चलता है कि स्क्रिप्ट को दाएं से बाईं ओर लिखा गया था? क्योंकि इधर का जो पोर्शन है वो हमें कैसा दिख रहा है? वो हमें इक्वल दिख रहा है, लेकिन इस साइड में हमें इक्वालिटी नहीं दिख रही। तो ये इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि लिपि को जो लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है? दाएं से बाएं ओर लिखा गया। सर्वप्रथम लिपि का विचार अभिव्यक्त किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिपि का विचार अभिव्यक्त किया था, और इस लिपि के प्रथम उद्वाचन का प्रयास L.A. वैडल ने 1925 में किया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो अभी तक अपठनीय है।
यानी कि अनडेसिफर है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि ये भाव चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक लिपि है, ठीक है। और इसमें कम से कम लगभग 64 मूल चिन्हों का प्रयोग हुआ है और 250 से 400 अक्षर हैं। तो बेसिकली कुछ सिंबल्स या हम कह सकते हैं कुछ प्रकार के साइंस का प्रयोग किया गया है इस पूरी लिपि में। लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक थी और लिपि मूल रूप से देशी, पश्चिम एशिया और लिपियों से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। उसके साथ बांट एवं माप, तो तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में रखी गई थी। आकार कैसा था बांटों का आकार निशान रहित था और कैसा था, घनाकार था। लंबाई मापने के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे। सीप का बना पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से सीप से बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का बना पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। बांटों का निर्माण चट नामक पत्थर से किया जाता था और छोटे बांटों का प्रयोग आभूषणों एवं मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। जो छोटे छोटे बांट होते थे, वेट्स होते थे, उनका इस्तेमाल किस लिए करते थे, उनका इस्तेमाल ज्वेलरी जो है, ठीक है, उसको वेट करने के लिए क्या किया जाता था, उसको वेट करने के लिए किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा मोहरें, जो सील्स हैं, लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं सभ्यता से। मोहरें बनाने के लिए सर्वाधिक किसका उपयोग किया गया, सेलखड़ी का उपयोग किया गया, यानी कि मोहरें बनाने के लिए स्टेटाइट का इस्तेमाल किया गया था। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों का आकार बेलनाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था और वृत्ताकार था, ठीक है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा एवं लोथल से मुद्रांकन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो मुद्रांकन बेसिकली क्या है, मुद्रांकन को इंग्लिश में कहेंगे सीलिंग, ठीक है। तो कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी, अगर उस कमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो बेसिकली इस कमोडिटी को पैक करके इस पर क्या करी जाती थी, सीलिंग की जाती थी, जिससे ये पता चलता था कि इस कमोडिटी को भेजने वाला कौन है, इस कमोडिटी का सेंडर कौन है, इस कमोडिटी का प्रेषक कौन है, ठीक है। तो वो मुद्रांकन जो है इस चीज की पहचान करा देते थे। तो उसका उपयोग बेसिकली किस लिए होता था, सीलिंग का उपयोग प्रेषक की पहचान के लिए किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो विनिमय का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय था, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कोई भी करेंसी नहीं चल रही है, बल्कि क्या चल रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापार स्थापित था, जैसे दिलमुन, तो दिलमुन इसका प्रयोग साफ सुथरे नगरों वाले स्थान के रूप में होता है। इसे सूर्योदय का देश और हाथियों का देश भी कहा गया है, किसे, दिलमुन को। मागन के साथ व्यापार होता था, तो मागन किससे संबंधित है, मागन ओमान से संबंधित है। इसके साथ ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं में निकल के अंशों का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि ओमान के साथ में और हड़प्पा के लोगों के साथ में एक ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश था। मेलुहा के साक्ष्य मिलते हैं, मेलुहा के बारे में जानकारी मिलती है, तो सिंधु प्रदेश से संबंधित था। मेलुहा कहां से संबंधित था, सिंधु प्रदेश से संबंधित था। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश यानी कि टाउन ऑफ नेविगेटर्स कहा गया है। लाजवर्द मणि यानी कि लैपिस लाजुली, टिन, फिरोजा इत्यादि सुदूरवर्ती क्षेत्रों से मंगाए जाने वाले रत्न थे, ठीक है। आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी और कौन से क्षेत्रों से आयात की जाती थी, यानी कि इंपोर्टेड गुड्स कौन थे जिन्हें हड़प्पा सभ्यता के लोग मंगाते थे। तो जैसे टिन है, टिन को ईरान से मंगाया जाता था, जो कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तांबा खेतड़ी से आता था, राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान से। लाजवर्द मणि, शोरतुघई अफगानिस्तान से आती थी। सेलखड़ी राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान से आती थी। सोना कहां से इंपोर्ट होता था, दक्षिण भारत से सोना इंपोर्ट होता था। शंख कहां से इंपोर्ट होता था, नागेश्वर बालाकोट से होता था। 7 कार्लेनियन लोथल से इंपोर्ट किया जाता था और सेलखड़ी यानी कि स्टेटाइट जो है वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं सभ्यता के पतन के बारे में, यानी कि इस सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इस सभ्यता का जो डिक्लाइन हुआ, इसकी समयावधि 2000 से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी गई। इसके पतन के पीछे कारण क्या थे, इसके पतन के पीछे पहला कारण माना जाता है आर्यों का आक्रमण। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिगट के अनुसार आर्यों ने इस सभ्यता पर आक्रमण किया और इससे इस सभ्यता का पतन हो गया।
दूसरा जो कारण जो है वो बाढ़ को माना गया है। SR राव, मैके और मार्शल के द्वारा इनका मानना है कि बाढ़ जो एक नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से सभ्यता का पतन हुआ। पारिस्थितिकी निम्नीकरण की वजह से यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से क्या हुआ, ठीक है, कि पारिस्थितिकी निम्नीकरण, सॉरी। तो यहाँ पर फेयर सर्विस और डॉक्टर कुलदीप सिंह का कहना है कि जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से बेसिकली यह सभ्यता जो है इसका पतन हो गया। और प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, KUR कैनेडी का मानना है। तो यह सभ्यता जो है इन निम्नलिखित कारणों की वजह से सभ्यता का पतन हुआ। तो इस पूरी वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स से टॉपिक्स थे हमने उन पर चर्चा की है। और आगे फिर हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे।